हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अरविंद यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक है DDRCS, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। CRCS क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है DDRCS। सेकेंड यूनिट में आप इसको देख सकते हो, अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि कहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। DDRCS होते क्या हैं? हिंदी में कहा जाता है इसको जिला अक्षमता या फिर असमर्था पुनर्वास केंद्र। तो देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जानना, उनको पहचानना और उनके लिए काम करना, उन सभी तक सेवाएं पहुंचाना, ये है इनका मेन उद्देश्य। CCRCS में क्या था? सेंटर में होता था, सारा काम सेंटर में था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ चीज़ ऐसे चली हैं कि जो चीज़ सेंटर में चली है, मान लीजिए कोई धनराशि चली है कि आप सेंटर में जितने भी डिसेबिलिटी से पीड़ित जो पर्सन हैं उन तक हम पैसे पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट ने पैसे पहुंचा दिया, सेंटर में वो हाफ होके चले गए और सेंटर से फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आए, तो क्या हो गया, जो अमाउंट वहाँ से चला था वो डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते पहुँचते बहुत ही कम अमाउंट हो गया और पूरी सुख सुविधाएं उन तक नहीं पहुँची जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया गया या डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको खोला गया ताकि जो अमाउंट या फिर जो सुविधाएं डिसेबल्ड पर्सन के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो डायरेक्ट उन तक पहुंच जाएं। ठीक है, बिल्कुल जो ऐसा होता है ना कि गांव कस्बों में जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको जो फैसिलिटी चाहिए है वो डायरेक्ट उन तक पहुंच जाए और जो राशि गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है उनका वो लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं DDRCS के बारे में पढ़ते हैं। PWD अधिनियम 2005 में आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये भी हम कर चुके हैं। PWD अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन योजना के अनुसार जिला अक्षमता पुनर्वास केंद्र मतलब DDRCS की स्थापना केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। जो DDRCS जो डिस्ट्रिक्ट में ये खोले गए हैं, पुनर्वास केंद्र जो खोले गए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों के सहयोग से ये चीज़ें खोली गई हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जिला स्तर पर असमर्थ व्यक्तियों को आधारभूत सेवाएं और पुनर्वास उपलब्ध कराना। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला स्तर पर जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके सुविधाओं को उन तक पहुंचाना, सुविधाओं को। ठीक है, राज्य सरकारों से DDRC के सुचारू कार्यचालन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। राज्य या फिर जिला प्रशासन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए DDRCS द्वारा प्रभावशाली ढंग से विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त तरीके से मानदेय और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो जो DDRCS के लिए जो उनको सुविधाएं या फिर जो उनको हेल्प की ज़रूरत होगी वो कौन पूरा करेगा? वो राज्य सरकार पूरा करेगी। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी चीज़ की फैसिलिटी अगर चाहिए है डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो वो कहाँ से पूरी होगी? वो राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ मीनिंग इसका। तो DDRCS क्या है ये आपको समझ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको पहचानना, उनकी कमी क्या है और उन तक सारी सुख सुविधाएं पहुंचाना डायरेक्टली। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है DDRCS के? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं अब इसके क्या है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है शिविर के माध्यम से असमर्थ या फिर दिव्यांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान करना। शिविर मतलब कैंप लगाना, गांव में कस्बों में कैंप लगाना, शहर में कैंप लगाना और जो एक सर्वे करना और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका पता लगाना कि कहाँ कहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन ज़्यादा हैं और उनकी पहचान करना, ये सबसे पहला इनका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है शुरुआत में ही असमर्थता का पता लगाकर उसकी रोकथाम करने
तथा उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। शुरुआत में मतलब जो डिसेबल्ड अगर कोई व्यक्ति है और उसके कुछ लक्षण अगर दिखाई देते हैं कि ये डिसेबल्ड हो सकता है, आगे चलकर कुछ गंभीर समस्या इसको हो सकती है, उसका पता लगाकर उसकी रोकथाम के लिए कार्य करना और प्रोत्साहित करना मेंबर्स को, उनके आस पड़ोस को, उनके पेरेंट्स को, और सबको क्या करना, जागरूक करना, मोटिवेट करना। ठीक है, ये कैंप का काम है, उद्देश्य हैं ये इनके। उसके बाद है असमर्थता के लिए सहायक उपकरणों की ज़रूरत का आकलन करना और उनका प्रावधान करना। असमर्थता डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, कौन कौन डिसेबल्ड व्यक्ति हैं और किस तरीके की उनको नीड है, कैसी सहायता उनको चाहिए, कौन कौन से उपकरण उनके लिए चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो उनके लिए उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी। कोई चल नहीं सकता, उनके लिए व्हीलचेयर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई सुन नहीं सकता, उनके लिए हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ हैं या फिर जो उपकरण है वो प्रोवाइड कराएं। तो ये भी इनका उद्देश्य है। उसके बाद है सहायक उपकरण को ज़रूरत के अनुसार फिट करवाना, अनुगमन करना और सहायक साधन का रखरखाव करना। जो सहायक उपकरण हैं जो डिसेबल्ड व्यक्तियों को चाहिए हैं, जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू डिसेबल्ड पर्सन या फिर जहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से उनको रखवाना। उनके आने जाने के लिए सुख सुविधाएं क्या हैं या फिर आने जाने का खर्चा क्या है, कैसे उनको हम सुरक्षित लेकर आ जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में डिसेबिलिटी ज़्यादा है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर ठीक नहीं हो सकते, तो उनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, सेंटर वाइज अगर हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और जो सहायक साधन है उनका भी रखरखाव करना, उनको अच्छी तरीके से ठीक रखना। उसके बाद है थेरेपिस्ट सेवाएं प्रदान करना, जैसे फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी या फिर स्पीच थेरेपी। जो फैकल्टी होगी, जो टीम मेंबर होंगे, ये भी देखना कि डिसेबिलिटी किस प्रकार की है। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, जिस एरिया में खोले गए हैं, उस एरिया में किस तरीके के डिसेबल्ड पर्सन आ रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग टीम या फिर स्टाफ की सुविधाएं करवाना। उसके बाद है नेक्स्ट असमर्थ युक्त व्यक्तियों के लिए असक्षम प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बस का पास और अन्य प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था कराना। अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है तो उनके लिए प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड उनको कराना, उनके सर्टिफिकेट बनवाने में हेल्प करना, जो बस पास होते हैं वो बनवाना, और अन्य प्रकार की जो उनको सुविधाएं होती है उनका भी उनकी देखभाल करना, उनको देखना कि इनको किस प्रकार की नीड है, उनकी हेल्प करना। उसके बाद है सरकारी एवं दान पर चलने वाली संस्थाओं के द्वारा सर्जिकल सुधार की व्यवस्था एवं सिफारिश करना। सरकारी या फिर जो NGOs वगैरह होते हैं जो डिसेबल्ड व्यक्तियों की हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, उनको उन संस्थाओं के द्वारा सर्जिकल सुधार की व्यवस्था करना और सिफारिश करना, गवर्नमेंट से या फिर केंद्र सरकार से। ठीक है, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है उनसे सिफारिशें करना। उसके बाद है असमर्थता युक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अनेक प्रकार की प्रोत्साहनजनक और पूरक सेवाएं प्रदान करना। जो असमर्थ व्यक्ति, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनके लिए हम कैसे उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होगी। और कौन सा व्यक्ति किस तरीके का काम कर सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति चल नहीं सकता लेकिन उसका दिमाग तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हाथ उसके ठीक है, वो काम अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा काम कर सकता है वो उनको प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेंड करना किसी भी काम के लिए, और रोजगार के लिए अनेक प्रकार के हम उनको प्रोत्साहित उनको कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट असमर्थ व्यक्तियों के लिए स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवसाय की पहचान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उनके लिए उचित नौकरी की पहचान करना जिन्हें उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सके। जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उनको उनकी पहचान करना और वो किस तरीके के काम कर सकते हैं, उनके व्यवसाय क्या हो सकते हैं ये करना, और उनको ट्रेंड करना, उनको एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके किस तरीके से।
उसके बाद है राज्य सरकार किस तरीके की अपना रोल प्ले कर सकती हैं, कैसी भूमिका होती है डीडीआरसीज़ के लिए। तो जो राज्य सरकार हैं वो कैसे हेल्प कर सकती हैं डीडीआरसी की। तो देखिए सबसे पहले है जिला प्रबंधन टीम का निर्माण करना। जो जिला प्रबंधन है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं उनका एक टीम का निर्माण करना, और उनका हेड कौन होगा ये सब कौन देखेंगे, राज्य सरकार देखेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, अब ये जिला कलेक्टर से कंफ्यूज मत होना, डीसी को कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन टीम का गठन किया जाए, जिसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारी और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। यह टीम केंद्र की सभी प्रकार की संपत्ति और सामग्री की देखभाल के लिए उत्तरदायी होगी। मतलब एक टीम तैयार करेंगे और इसका जिम्मा किसको दिया जाएगा, डीसी को दिया जाएगा। डीसी को कहा जाएगा कि आप जो रिहैबिलिटेशन सेंटर आपके एरिया में खोले गए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं, उनके लिए एक हेड कौन होगा उसका गठन आप करेंगे। उसकी टीम में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं वो भी आप देखेंगे। एक टीम आपको, एक अच्छी टीम आपको बनानी है, ये भूमिका कौन निभाएंगे, राज्य सरकार। ठीक है। उसके बाद है डीडीआरसी को चलाने के लिए डीएमटी द्वारा उचित कार्रवाई एजेंसी की पहचान करना। एक कार्यवाहक एजेंसी के रूप में मुख्य रूप से रेड क्रॉस समिति या किसी राज्य सरकार की किसी स्वायत्तपूर्ण संस्था को या एनजीओ को जो डीडीआरसी की शुरुआत से ही अच्छी तरह प्रबंधित रखने की क्षमता रखता हो। एक कार्यवाहक एजेंसी के रूप में निर्माण करना है, या तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो सकती है, या किसी राज्य की कोई स्वायत्तपूर्ण संस्था हो सकती है, या फिर एनजीओ हो सकता है, जो कि डीडीआरसीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके, कैसा उसका काम है, कैसे फैकल्टी है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे डिसेबल्ड पर्सनस के लिए एक लिस्ट तैयार करनी है या फिर सर्वे वगैरह कराना है, सब का एक रखरखाव कर सके। मतलब डीडीआरसीज़ को अच्छी तरीके से रख सके, प्रबंधित रखने का काम कर सके। इन सभी को यह काम सौंपा जाए। ठीक है। तो किसी को भी इनको हम अंडर में ले सकते हैं डीडीआरसीज़ के। जहाँ तक हो सके रेड क्रॉस समिति या फिर राज्य स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत संस्थाओं को ही प्राथमिकता देने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब जो एनजीओज़ हैं उनको हम बाद में सेकेंडरी में रख सकते हैं। जब सबसे पहले हम किनको रेफरेंस करेंगे, रेड क्रॉस सोसाइटी को, या फिर राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको हम प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे, जो डीडीआरसीज़ को मैनेज कर सके। उसके बाद है डीडीआरसीज़ के लिए स्थान की उपलब्धता, कहाँ पर डीडीआरसीज़ खोलने हैं, कितना एरिया होगा, ये सब देखना। जिला अधिकारियों को डीडीआरसीज़ के लिए एक किराया रहित भवन उपलब्ध कराया जाए, जहां पर बिना किसी परेशानी के आसानी से पहुंचा जा सकता हो। एक तो जगह ऐसी देखनी है कि जहाँ पर आने जाने की सुविधाएं ज़्यादा हो, जहाँ पर ऑटो वगैरह, व्हीकल वगैरह या फिर बसेस आसानी से आ जा सकती हो। ऐसे नहीं कि किसी भी बैकवर्ड एरिया में या फिर ऐसी जगह पर खोल दिए जहाँ पर कोई आना जाना ही नहीं होता हो, ऑटो वगैरह ही नहीं चलते, बस चलती ही नहीं हो, तो ऐसी जगह पर नहीं खोलना है। हमें ऐसी जगह पर खोलना है जहाँ पर पहुँचना डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए आसान हो सके। ठीक है। बिजली पानी की भलीभांति उसमें सुविधा हो और उसका एरिया कम से कम 150 वर्ग मीटर में लगभग इतना होना चाहिए। ठीक है। तो जगह की भी सुविधा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है स्टाफ की। स्टाफ कैसा होना चाहिए डीडीआरसीज़ के लिए। इस केंद्र के लिए अधिक से अधिक 10 स्टाफ सदस्य हो जो निर्धारित योग्यता रखते हों। अच्छा स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार निश्चय मानदेय दिया जाए, उनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी हो। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से पंजीकृत लोगों को पुनर्वास कार्यकर्ता के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, ये मैं करा चुकी हूँ। क्या होता है ये आपको पता है। जो विशेष व्यक्तियों के लिए, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं या फिर एजुकेशन, जिनको हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, आरसीआई करता है।
जो टीचर या फिर जो फैसिलिटी जो टीम है, जो स्टाफ है, वो सबसे पहले कहाँ से लेना चाहिए? जिन्होंने अपनी पढ़ाई आरसीआई से की हो, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हो, सबसे पहले हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, स्पेशल एजुकेशन में पढ़े हैं वो। तो जिला प्रबंधन टीम का अध्यक्ष जिला कलेक्टर, जिसे डीसी कहते हैं, अपने जिले में डीडीआरसी स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए अपने प्रस्ताव में निम्न प्रकार के स्टाफ के रूप में भेजना चाहिए, या फिर वो भेजते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टाफ डीडीआरसीज के लिए चाहिए, ये एक लिस्ट बनाई जाती है, और वो लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? डीसी के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। तो ये है स्टाफ के, जो स्टाफ वहाँ का होना चाहिए, ये मैं बता देती हूँ फॉर योर नॉलेज। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिख के आओ, आप यहाँ तक लिख के आ सकते हो, वो ठीक है, ठीक है। तो स्टाफ कौन कौन से होंगे? क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक हो, उच्च फिजियोथेरेपिस्ट हो, अस्थि एवं मांसपेशीय विकलांग प्रोस्थेटिक हो, प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, हेयरिंग असिस्टेंट हो, मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर हो, स्टोर कीपर हो, ये स्टोर कीपर है, रे लिख लेना बीच में, ठीक है। स्टोर कीपर हो, अटेंडेंट कम पेन कम मैसेंजर, ये सब स्टाफ के मेंबर होने चाहिए। ये आपकी नॉलेज के लिए है कि स्टाफ मेंबर कैसे कैसे होने चाहिए। उसके बाद है डीडीआरसी खोलने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एमएसजेई को प्रस्ताव भेजना। तो यहाँ पर जो डीसी होगा, अपने ज़िले में डीडीआरसी खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए एक ज़रूरी फॉर्म भरकर या फिर एक ज़रूरी सूचना भरकर एमएसजेई की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव एमएसजेई के संबंधित अधिकारी के पास भेजेगा। एमएसजेई का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक, ओके। तो उसके बाद है डीडीआरसी द्वारा की जा रही गतिविधियाँ, मतलब कौन कौन से काम है जो डीडीआरसी के द्वारा किए जाते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले है जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनका सर्वेक्षण करना, एक सर्वे करना, कहाँ पर किस एरिया में डिसेबल्ड व्यक्ति ज़्यादा हैं, वहीं पर हम डीडीआरसी अच्छी तरीके से खोल सकेंगे। उसके बाद है सहायक उपकरणों का आकलन करना, उपयुक्त ढंग से उनको लगाना, अनुगमन कार्य और उनकी मरम्मत कैसे हो, ये सब देखना। उसके बाद है डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए निरोधात्मक उपायों को प्रोत्साहित करना, शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाना। अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, ज़्यादा ही डिसेबिलिटी उसमें हो रही है, तो एकदम से कदम उठाया जा सके, उसको अच्छी सुख सुविधाएं या फिर उसको अच्छी तरीके से संभाला जा सके। उसके बाद है बाधा मुक्त वातावरण, ऐसी जगह पर खोला जाए जहाँ पर आसानी से वो आ जा सके, ठीक है, आने जाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद है शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार दिलाने में बढ़ोतरी करना और प्रगति प्रतिवेदन, प्रोग्रेस रिपोर्ट करना। ये एक्टिविटी है डीडीआरसीज की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हो गए डीडीआरसीज के, एक्टिविटीज़ भी हो गई, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है डीडीआरसीज के लिए, ये भी हमने देख लिया। तो डीडीआरसीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या क्या उनके लिए चाहिए, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो डीडीआरसीज को आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। डीडीआरसी का मुख्य उद्देश्य सारी सुविधाएं एक डिसेबल्ड व्यक्तियों तक पहुंचाना है। जिला स्तर पर असक्षम व्यक्तियों की पहचान, उन तक सुविधाएं पहुंचाना, सहायक उपकरणों को डिसेबल्ड व्यक्तियों तक पहुंचाना, कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करना, ये सब काम कौन करेंगे? डीडीआरसी के काम हैं ये, और जो उनकी टीम होगी, जो मेंबर होंगे, ये सब उनके काम हैं। एक उपचारात्मक कदम किसी असमर्थ व्यक्ति को गंभीर समस्या लेने से बचाने में मदद कर सकता है। अगर पहले ही पता लगे कि सिम्टम्स क्या हैं, कोई व्यक्ति डिसेबल्ड हो सकता है, तो हम उसको ठीक करने के लिए या फिर एक उचित कदम उठा सकते हैं ताकि उनको आगे चलकर ज़्यादा समस्या ना हो, ठीक है जी। तो ये था डीडीआरसीज, आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे एनजीओ क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज का था बस यही। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नोट्स कैसे हैं वो भी बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू।